यहां से हमारा कैलकुलस का जन्म हो गया। ठीक है, ये कैलकुलस का पार्ट होती है कैलकुलस, क्लास 12 की कैलकुलस है। अब इसके बाद जो है मैथ फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 6 जो है वो कैलकुलस है। उसके बाद मैथ सेकंड भी जो है उसमें भी कैलकुलस है, इंटीग्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसका मैथ का ये कैलकुलस बनाती है। ठीक है, बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छी होती है ये। ठीक है, होता अच्छा है इजी है लेकिन टफ हो जाता है, लगता टफ है। अभी जो इसमें पहला टॉपिक है सातत्य, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो है वो इजी टॉपिक है लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे इसी में रोते हैं। डिफरेंशिएशन तो बहुत आसानी से कर देते हैं, मजा आता है हमें। क्यों? डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। ठीक है, फार्मूला होगा, फार्मूला रखो और सीधे आंसर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है उनके लिए, और वो फिर तो रोते हैं इस चीज में। इस चीज में बहुत ज्यादा रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि ये उनको टफ इसलिए लग जाता है कि इसमें वो लिमिट लाइन लगा पाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का सही तरह से यूज नहीं कर पाते। कुछ रीजन ये भी होता है कि क्लास 11th में उन्होंने मस्ती की हुई होती है। ठीक है, तो क्लास 11th में जब मस्ती की हुई होती है वो सब यहाँ निकल आती सारी। अगर क्लास 11th में जो है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2 का केवल फंक्शन और चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अच्छे से कर लिया तो सारे फॉर्मूले वही आने वाले हैं। 11th वाले जो हैं वो वही आने वाले हैं इसमें। और अगर डिफरेंशिएशन आ गया तो फिर इंटीग्रेशन इजी है। अवकलन अगर यहाँ अच्छे से समझ गए तो फिर इंटीग्रेशन बहुत सरल है, समाकलन बहुत सरल है, इसी का अपोजिट है बिल्कुल। इसी के फॉर्मूले उसमें भी यूज होंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को अपोजिट करके वहां फॉर्मूले बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो सब करते हैं इसको इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 5.1। तो होता क्या है देखो, अभी हमने 11th में एक तो क्या पढ़ा था, बहुपदीय फलनों के बारे में पढ़ा था। बहुपदीय फलन के बारे में हमने 11th में पढ़ लिया था। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो पढ़ लिए थे, और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हमने वहां पढ़ लिया था। त्रिकोणमितीय फलनों के भी वहां कुछ फॉर्मूले थे, उनको हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था। जैसे dy dx sin x इक्वल टू cos x, dy dx cos x इक्वल टू माइनस sin x। ठीक है, इन चीजों को हमने वहां पढ़ लिया था। अब यहां पे हम लघुगणकीय फलन पढ़ेंगे। लघुगणकीय फलन, लॉग। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये चीजें हम 12th में पढ़ेंगे। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने इसमें पढ़ा है 12th में, और लॉगरिथम फंक्शन यहां पे नई चीज आ जाएगी, लॉग। लॉग यूज करना इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम पिछले उसमें नहीं जाएंगे, ज्यादा खास होगा, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पिछले उसमें जाके अगर क्लास 11th का इसको देखने से पहले, इसको करने से पहले क्लास 11th की जो वीडियो है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 की, उसको जरूर देख लेना। उसमें सारे फंक्शन के बारे में बताया हुआ है, जितने फंक्शन होते हैं उनके बारे में सब बताया हुआ है। चैप्टर नंबर 13 भी जरूर देख लेना 11th का, सीमा और अवकलन, वहां से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 फंक्शन जो है, फंक्शन के बारे में वहां पता चल जाएगा कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, किसे फंक्शन कहते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन, फंक्शन कब बनते हैं, कौन से रिलेशन ऐसे होते हैं जो फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो उन उस चैप्टर को यहां करने से पहले उस चैप्टर को जरूर कर लेना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सातत्य के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या होती है, नाम से पता है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है अगर एक ग्राफ है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस
y एक्सिस, ये ओरिजिन है यहाँ पे O। अगर हम किसी भी ग्राफ में कर्व जो है वो बिना सपोज यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। अगर हमने यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट किया, क्योंकि हर तरह के कर्व बनते हैं भाई, ठीक है। कुछ कर्व कुछ इस तरह से बन जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कर्व ऐसे बन जाते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे आ जाते हैं फंक्शन, इस तरह से फंक्शन बनते हैं, बहुत सारे तरह के कर्व होते हैं। चैप्टर नंबर 2 11 तुम्हें जरूर बताया हुआ है 2.3 में, ठीक है, उनको जरूर देख लेना। तो अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें और कर्व ड्रॉ करने पर ये कर्व जो है बिना पेन उठाए हुए सीधे चला जाएगा, बिना पेन उठाए हुए सीधे चला जाएगा। मतलब हमने पेन नहीं उठाई, यहां से कर्व ड्रॉ किया और एक सीधे कर्व ड्रॉ हो गया, मतलब ये कहीं पे नहीं रुका, कहीं भी ये टूटा नहीं। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं, इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है, ये फंक्शन जो है संतत है, ठीक है। सपोज अगर हमने एक कर्व ड्रॉ किया इस तरह से y, ये 1 2 3 4, हमने कर्व ड्रॉ किया, यहां तक चले, अब फिर पेन उठानी पड़ी, फिर पेन उठानी पड़ी, फिर यहां से आगे चले गए, तो यहां पे देखो ब्रेक हो गया ये। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर जो है ये फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस नहीं है। केवल x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन जो था 2 पर कंटीन्यूअस नहीं है, बाकी यहां से यहां तक तो कंटीन्यूअस होगा, यहां से आधा सारे पॉइंट कंटीन्यूअस होगा, लेकिन 2 पर ये कंटीन्यूअस नहीं है। तो तब ये इसे कहा जाता है कि ये जो है कर्व जो है वो असंतत है, डिसकंटीन्यूअस है। इसे कहा जाता है कि डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, नोट करो जरा इसे। तो देखो इसका मतलब ये है कि अगर बिना पेन उठाए हुए, विदाउट लिफ्टिंग पेन, अगर हम किसी भी चीज का कर्व अगर ड्रॉ कर दें, बिना पेन उठाए हुए अगर हम कर्व ड्रॉ कर दें, तो इसका मतलब वो कंटीन्यूअस है, वो संतत है। और अगर कर्व जो है टूट जाए बीच में कहीं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे वो जो है संतत नहीं है। तो चलिए आगे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, f of x माना f of x इक्वल टू एक फंक्शन ले लिया मैंने 1 2, 1 जब x स्मॉलर देन इक्वल 0 और 2 जब x ग्रेटर देन 0 है। इस तरह से मैंने एक फंक्शन ले लिया, इसके सातत्य को देखते हैं, क्या इसकी कंटीन्यूअस है, कहां कंटीन्यूअस है, कहां कंटीन्यूअस नहीं है, इसको देखेंगे। इस तरह से मैंने कहा ना, जब 11th का फंक्शन करोगे तो ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। इस एक्सरसाइज में 5.1 में हां, इस 5.1 में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए होते हैं कि उन्होंने पिछला पढ़ा हुआ होता नहीं, वहां मजे लिए होते हैं 11th में, वो सारे मजे यहाँ निकल जाते हैं। तो f of x इक्वल टू ये f of x को ही y करके ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इसका ग्राफ इस तरह से ये x है, ये y है, y को ही f of x कहते हैं। फंक्शन जो होते हैं वो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, एक विशेष प्रकार के रिलेशन जो है उन्हीं को फंक्शन कहते हैं। विशेष प्रकार के जो रिलेशन होते हैं उन्हीं को फंक्शन कहते हैं। फलन क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के संबंध, ठीक है। सारे फंक्शन जो हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होते, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन जो है रिलेशन ही होते हैं। तो ये f of x इस तरह से लिखते हैं फंक्शन को, ठीक है, y इक्वल टू मतलब एक फंक्शन मशीन है, सपोज मेरे पास एक मशीन है ऐसे, यहां से आपने इनपुट डाला, यहां से आउटपुट निकल गया, ठीक है, ये आपने x डाला, ये y निकल गया, ये फंक्शन मशीन है मेरे पास, ठीक है। तो y इक्वल टू f of x हो जाएगा, कुछ इनपुट डालने में कुछ आउटपुट निकल रहा है, इनपुट x डालेंगे y निकल जाएगा, तो ये dx है। हो सकता है कि दुगना होगा, तिगुना होगा, चार गुना हो सकता है, डबल करके निकाल सकता है, ट्रिपल करके निकाल सकता है, ठीक है। तो
ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो ये फंक्शन मशीन होती है, इस तरह से वो काम करती है। ठीक है, चलो तो अब देखो, ये इसको देखो, इसका इसका कंटिन्यूटी देखते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसका। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें x y, ये जीरो है, ये जीरो की लाइन होती है, जीरो की लाइन होती है ना। वन कब है, x इक्वल, देखो x की वैल्यू वन, सपोज यहां में वन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, वन कब, एक चीज और याद रखना, ये फंक्शन मशीन बताई थी, यहां से इनपुट डाल रहे हैं, यहां से आउटपुट डाल रहे हैं, है ना। जो चीजें हम डालते हैं उसमें मशीन में, उसको कहा जाता है डोमेन, प्रांत, और जो निकालते हैं वो है परिसर। तो कोई चीज अगर डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, तो उसे प्रांत कहते हैं, प्रांत में लिखा जाएगा। और परिसर यानी कि जो निकल गया, आउटपुट जो आया है। ठीक है, तो वन का है वैल्यू, ये तो डोमेन में निकलेगा, यानी कि ये y की वैल्यू है ना, तो y में दिखाई जाएगी, फंक्शन की वैल्यू तो y की है, y में दिखाई जाती है। x की वैल्यू 1 का, मतलब वैल्यू 1 का है भाई, जब x स्मॉलर देन 0 है, जब 0 से छोटा हो भाई, 0 से छोटा कब होता है, 0 से छोटा किधर भी आएगा ना, है ना। और इक्वल भी है, तो इक्वल भी है तो इसको डार्क कर देंगे। क्लोज इंटरवल, चैप्टर नंबर 1 सेट, क्लास 11 का, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, खुला, समृद्ध, वृत्त, ऐसे कुछ होता है हिंदी में। ठीक है, इधर आ गया तो x की वैल्यू जो है अगर 0 से छोटी है तो इधर आई, 0 से छोटा इधर है ना। ठीक है, अब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो 2 है वैल्यू, 2 कब है, जब x की वैल्यू 0 से, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। और ये क्या है सर, कि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो फिर तो बिना पेन उठाए हुए हम इसका ग्राफ जो है यहां से ये ड्रॉ कर सकते हैं, भाई साहब जा सकता है इंफिनिटी तक। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये गया वहां पता नहीं कहां तक। ठीक है, लेकिन भाई साहब यहां तो है ही नहीं, हमें तो पेन उठा लिया हमने तो। अगर मुझे इधर आना है तो मैं इधर के लिए ऐसे आया, लेकिन मुझे उधर जाना तो मैंने पेन उठा दी, फिर अब मैं नहीं आ रहा कि पेन उठा के वहां। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये कंटीन्यूअस नहीं है, बाकी सब पर संतत है। तो फंक्शन जो है कि सेवन ग्राफ से हमें पता चल जाता है, ग्राफ खींचना जरूरी है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम हर किसी का ग्राफ खींचते रहें, है ना। ग्राफ आना जरूरी है, इन चीजों का ग्राफ आना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज का ग्राफ ड्रॉ करते रहते हैं। और उस ग्राफ को जो हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, हमें ऐसे ही कर लेना है बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए, सारे क्वेश्चन हमें बिना ग्राफ के करने हैं। उसी जुगाड़ का नाम है कंटिन्यूटी। इसके लिए एक जुगाड़ यूज होता है, उसी जुगाड़ का नाम है कंटिन्यूटी और जुगाड़। ठीक है, कंटिन्यूटी, बिना ग्राफ खींचे हुए आपको आंसर चाहिए तो एक जुगाड़ यूज करना पड़ेगा, उसी जुगाड़ का नाम है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो मैंने पेन उठा ली तो यानी कि ग्राफ से स्पष्ट है कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत नहीं है। x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस नहीं है, बाकी सब में, बाकी तो सब में होगा, इधर से जाऊंगा तो x चला गया, उधर जाऊंगा तो उधर चला गया। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। अब एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज है, परिभाषा दी है उसमें, डेफिनेशन उस देखो, ये डेफिनेशन है, मान लीजिए कि f वास्तविक फलनों की वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन
सारे बहुपदीय फलन जो है वो रियल फंक्शन होते हैं। याद रखना, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो सब रियल होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक फलन है। और मान लीजिए कि फंक्शन के प्रांत में, डोमेन में एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है ए, तब f बिंदु a पर संतत है यदि लिमिट x टेंड्स टू a, इसे टेंड्स टू पढ़ते हैं, ये होना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f a। ठीक है, x की वैल्यू a, इसका देखो यहां मतलब ये होता है कि x टेंड्स टू a का मतलब है कि x a की तरफ अग्रसर है लेकिन a नहीं है। x की वैल्यू जो है a की तरफ अग्रसर है लेकिन a नहीं है। मतलब हम अगर हमारा आंसर जैसे सपोज हमारा आंसर 3 आ रहा है तो हम 3 में कहां से जा सकते हैं, दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम 4 से 3 की तरफ आ रहे हैं या हम 2 से 3 की तरफ चला रहे हैं। तो अगर 4 से 3 की तरफ आए तो ये हो जाती है राइट हैंड लिमिट, और अगर हम 2 से 3 की तरफ गए तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर हम 4 से 3 की तरफ आए तो राइट हैंड लिमिट, और 2 से 3 की तरफ गए तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब 3 आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम अगर 3 के नियरेस्ट आ गया, एक एक पॉइंट 0.000001 अगर पॉइंट इस तरह से नियरेस्ट आ गया तो मान लेंगे आंसर 3 है। यहां सब ऐसे चलता है। न्यूटन भाई साहब थे 1642 में पैदा हुए, उन्होंने इसका निर्माण किया। ठीक है, तो यही था वो आदमी जिसने हमारे लिए टेंशन खड़ी कर दी। ठीक है, तो दो रास्ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो वो ये परिभाषा थी, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू f a। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, फिलहाल तो इसको नोट कर दो, फिर आगे बताता हूं। चलो देखो, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f a था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, मतलब मैं यहां लिख रहा हूं सही। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, इसको कर रहा हूं मैं इरेज। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिमिट f x टेंड्स टू a नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ वैल्यू। तो सर ये कंडीशन होती है संतत की। अगर मैं इसको याद रखूंगा अच्छे से, मैं सबसे इजी तरीके से कराऊंगा मैं क्वेश्चन, सबसे इजी। इसके क्वेश्चन का डिफिकल्टी है, क्वेश्चन में दुनिया में इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे इजी तरीके से कराऊंगा, चाहे तुम कंपेयर कर लेना कहीं भी, ओपन चैलेंज बात कर, मेरे को जानता कहीं भी कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसके तो हम बात ही क्या करें। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तब हमें इसको भी निकालना है, और ये भी इक्वल आ गया तो फिर कंटीन्यूअस है। लेकिन अगर इनमें से एक इक्वल नहीं आया तो डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, अब होता यह है कि जब सिंगल फंक्शन है, जैसे अभी मैंने बनाया था f ऑफ x इक्वल टू, तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं जब मॉडुलस फंक्शन होता है, जैसे f ऑफ x इक्वल टू -x या mod x है सपोज, ये भी दो पार्ट में टूट जाता है। f ऑफ x इक्वल टू, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं हम, कब, जब x की वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और x -x कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। इस तरह टूट जाता है, इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन अगर दो दो हैं तो इनमें हमें सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। इसको भी छोड़ो ना फिलहाल, ये तो हम बाद में आवश्यकता के अनुसार निकालेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें क्या यूज करनी है, जब फंक्शन में दो वैल्यूज हो
और जब सिंगल हो एक न्यूमरेटर का f(x) = 2x, ठीक है, तो उसमें केवल हमें ये यूज करना है, केवल ये निकालो, लिमिट पे वैल्यू देख लो और फंक्शन में वैल्यू देख लो, है ना। इसको मैं करा दिया, ठीक है, यहां से सीख के जाओगे लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू देखो, अगर वो इक्वल हो तो संतत है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात अगर करूं तो थोड़ा हम दिलावा वैसे करी, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट f(x) x टेंड्स टू a नेगेटिव, ये निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(a) - h, लिमिट भाई साहब पीछे पीछे माइनस में है तो 0 से इधर a - h पीछे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(a + h), राइट हैंड लिमिट में प्लस और इधर बस, बाकी कुछ नहीं है खास इसके इंट्रोडक्शन में। अब इसके एग्जांपल करेंगे, पहले इसको नोट कर लो जरा जल्दी से। चलिए अब करते हैं इसके एग्जांपल्स कुछ, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, देखो एग्जांपल नंबर 1 है x = 1 पर फंक्शन है, फंक्शन की बने हमें 2x + 3 के सातत्य की जांच करनी है कि x = 1 पर ये संतत है या नहीं है, तो x = 1 पर ये संतत है कि नहीं है सर, ये देखना है संतत, हमें क्या पता देखेंगे, ठीक है। सिंगल है मतलब, तो इसका मतलब केवल हमें लिमिट में वैल्यू और फंक्शन में वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो लिमिट में वैल्यू देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 देखें f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 3, कुछ नहीं लिमिट लगा दी इधर उधर, किस पे 1 पे देखनी, इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं देखेंगे क्योंकि यहां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कोई चक्कर नहीं है, सिंगल है ना। तो लिमिट f(x) इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, निकाल लो इसकी वैल्यू, x को 1 पर निकाल लो, 2 1 2 1 2 + 3 ये आ गया 5, लिमिट में वैल्यू आ गई 5। अब फंक्शन में वैल्यू निकाल लो, f(x) इक्वल टू 2x + 3, इसमें वैल्यू निकाल लो, 2x की जगह रखना है 1 + 3 तो 2 3 5 दोनों बराबर, तो संतत लेफ्ट हैंड लिमिट फिर यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए क्या चीज है, कुछ भी नहीं, यहां तो सिंगल है, हां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो उसको रहेंगे क्या, दो दिखेंगे हमें, स्मॉलर देन ग्रेटर देन तब, तो क्या है, बिकॉज़ लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 इक्वल टू f(1) कर देंगे, दोनों बराबर है, अतः x = 1 का फलन संतत, वो बात की बात है, जब आएगा तब दिखा देंगे, ठीक है, मैं यही करना आया, चलो नोट कर दो। अब एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है f(x) इक्वल टू x² है, हमें क्या देखना है, दो चीजों पे, लिमिट वैल्यू एक फंक्शन वैल्यू, तो लिमिट वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर देखना है, f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x², रख दो वैल्यू x² की 0 का स्क्वायर 0, दूसरा फंक्शन वैल्यू f(x) इक्वल टू x² 0 का स्क्वायर यानी कि
0 है 0 है, ये भी बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f 0। अतः x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऐसे इजी करो जरा इसको पूरा। चलो फ्री देखो एक और एग्जांपल 3 है। देखो भाई x इक्वल टू 0 पर इसका भी क्या करना है, सातत्य पर विचार करना है। तो x इक्वल टू 0 पर देखो f ऑफ x इक्वल टू मोड x। अब मोड x जो है वो क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, दो पार्ट में टूटेगा। माइनस x कब, जब x स्मॉलर देन 0। जब x 0 से छोटा है माइनस में, तब वैल्यू माइनस में आएगी ना। जब वैल्यू पॉजिटिव है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। इसको तोड़ के यही आता है, बनाना क्या पड़ेगा, बनता है ये हो। इसलिए बोल रहा हूं कि 11 का देखो फंक्शन, ठीक है। देखो इसको लिया जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे, इसको लिया जाएगा राइट हैंड लिमिट पे। 0 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट, 0 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे शॉर्ट तरीका कर रहा हूं बड़े बड़े में, ठीक है। अगर हम इस पे कंटीन्यूअस होगा, अगर x इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस होगा तो फिर क्या होगी, यदि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है तो फिर क्या होगा, तब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए और इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू भी होनी चाहिए, है ना। तब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले इन दोनों को निकालेंगे ना, इसको इसकी तो जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, जब ये इक्वल आ जाएगा तब निकालेंगे इसे। अगर ये इक्वल नहीं आया तो उसकी जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। लिमिट f की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे कौन सी है, ये रखी जाएगी माइनस x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इस पे कौन सा रहेगा, पॉजिटिव x रखी जाएगी, इक्वल टू f ऑफ 0 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 मोड 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इतना नोट कर लो पहले, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद नहीं यार रख दो इसको, माइनस x यानी 0 रखनी वैल्यू, तो माइनस x यानी माइनस 0 इक्वल टू x की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू भी रख लो 0, है ना। माइनस 0 मतलब 0 होता है, सारे बराबर, और बिकॉज़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू है, तो अतः x इक्वल टू 0 पर f संतत, ठीक है। इस तरह से करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो नोट कर लो जरा इसको जल्दी, पहले इतना कर लो फिर। अब है संतत फलन होगा, हेडिंग लिखो संतत फलन होगा बीजगणित। अलजेब्रा ऑफ संतत फलन कंटीन्यूअस dy dx को हम अवकलन कहते हैं, dy dx को हम अवकलन कहते हैं, क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि dy बाय dx को अवकलन कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। dy बाय dx का मतलब है कि dy dx पे y की वैल्यू, अगर y नहीं होता फंक्शन होता है, फंक्शन इक्वल 2x + 3 है तो हम क्या लिखेंगे, dy dx फंक्शन। अगर ये y है तो dy dx y,
तब ये dy बाई dx तब होता है, लेकिन हम जो डिफरेंशिएशन dy बाई dx करते हैं, ठीक है। तो 10th में हम सॉरी 11th में हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उनको पहले मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx f ऑफ x प्लस g ऑफ x की वैल्यू हमने पढ़ी थी dy बाई dx f ऑफ x प्लस dy बाई dx g ऑफ x। दूसरा नहीं लिख रहा हूं, प्लस माइनस कर दे रहा हूं इसे, प्लस में होगा तो प्लस, माइनस में होगा तो माइनस, ठीक है। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही है। मॉडिफाई को इस तरह से लिख देते हैं, देखो u v डैश, u का मतलब है f ऑफ x और v का मतलब है g ऑफ x। u v लिख दिया, इसको u लिख दिया, इसको v लिख दिया, बस बात क्या है, लिख देते हैं, ठीक है। हां तो डैश मतलब है, डैश का मतलब है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है, हो गया इसका, हो गया, ठीक है, हो गया। तो u v डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन हो गया, ऐसा लिखा तो मॉडिफाई करके कर दिया, मतलब प्लस ना आ गया ना, 11 में नहीं होता इसलिए u डैश प्लस v डैश, ठीक है, प्लस माइनस कर दो u प्लस माइनस v, बराबर है ना, मेरे कुछ गड़बड़ लग रही है थोड़ा है, ठीक है। चलो u प्लस माइनस v का होल डैश इक्वल टू u डैश प्लस माइनस v डैश, ठीक है। दूसरा है dy बाई dx f ऑफ x into g ऑफ x मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में सर g ऑफ x dy बाई dx f ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x dy बाई dx f ऑफ x प्लस f ऑफ x dy बाई dx g ऑफ x, मल्टीप्लाई प्लस होता है, डिवाइड माइनस होता है, ठीक है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं u v डैश है इक्वल टू वो पीछे वाले को आगे लिख सकते हैं, अरे आगे वाले को पीछे ना, u डैश प्लस v डैश, नहीं देखो u v डैश इक्वल टू v u डैश प्लस u v डैश, एक बार हाँ v u डैश प्लस u v डैश लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर थर्ड है dy बाई dx f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल टू, ध्यान देना, g ऑफ x dy बाई dx f ऑफ x माइनस f ऑफ x dy बाई dx g ऑफ x बाय g ऑफ x का स्क्वायर, यानी कि u डैश u अपॉन v का डैश इक्वल टू v u डैश माइनस v u डैश माइनस u v डैश, v u डैश माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे उसका जो बस ये फॉर्मूला है, बस पहले एक्सरसाइज के लिए केवल इतना ही है, यही था इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। अब करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.1, 34 क्वेश्चन है उसमें, नहीं। ठीक है, और 5.8 5.9 तक है, ठीक है भाई, 5.8 और 5.9 तक है ये, और पहले 5.1 में 34 क्वेश्चन है।
इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। जो हमें सारे करने हैं सब अलग अलग है, हर एक्सरसाइज अलग है। ठीक है, तो चलो कर दो इसको नोट।